वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज स्टैंडर्ड 10th का थर्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर मतलब साइंस 1 का थर्ड चैप्टर है। दिस इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दिस इज द थर्ड पार्ट एंड इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैंने ये बहुत शॉर्ट में लिख के रखा है स्टूडेंट। एक रिएक्शन लिखी है, मतलब टाइप्स लिखा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसका एक एग्जाम्पल दे के रखा है। अब इस एग्जाम्पल को देखकर हम इसका डेफिनेशन बनाएंगे और नेक्स्ट जो आएगा, मैं नेक्स्ट जब बोर्ड पे लिखूंगी तो उस समय पे मैं इसके डेफिनेशंस के साथ और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। तो फिलहाल ये शॉर्ट में पढ़ लेते हैं ताकि आपके माइंड में एट अ टाइम आपको अगर जब टाइप्स लिखने आते हैं तो आप कम से कम एक उसका टाइप, उसका डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल इतना तो अपने मन से लिख सको। और इस एग्जाम्पल को आप अपने मन से वर्ड्स में भी लिख सकते हैं ना, जैसे NH3 लिखा है, Cl लिखा है तो अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे इस लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। क्लियर? इतने शॉर्ट में आपका ये माइंड में फिक्स हो जाता है तो आपका ये क्लियर रहेगा। ठीक है, यू कैन राइट दिस ऑल्सो। सो केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, types of chemical reaction, okay, not chemical reaction, types of chemical reaction. There are 4 types. First one is combination reaction, second one is decomposition reaction, third one is displacement reaction, and fourth is double displacement reaction. What is combination reaction? Let's see. I have written here NH3 plus HCl. What is NH3? That means ammonia. HCl, hydrogen chloride. Then move forward, gives NH4Cl means ammonium chloride. Okay, ये दोनों रिएक्ट होने वाले हैं क्या? अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, और हमें क्या मिलने वाला है? NH4Cl मिलने वाला है। अब थोड़ा इस वर्ड पे चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन कंबाइन होने वाला है, कुछ कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनने वाला है। तो कंबाइन किन चीजों का हो रहा है? रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं। 2 या मोर देन 2 है ना, 2 या 3 या मोर देन 3 भी बोल सकती हूँ मैं। जितने भी रिएक्टेंट है सभी का कंबाइन होकर, कॉम्बिनेशन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट मिलने वाला है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। वेरी सिंपल है ना। देखो आप NH3 और HCl ये सब मिलकर क्या बना है? NH4Cl बना है। सिंपल, ये कंबाइन हो गए और इनसे सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसकी डेफिनेशन बन जाती है when 2 or more reactant combine to form a single product is called as combination reaction. Then आगे बढ़ते हैं। Decomposition reaction क्या है? decomposition इसी का उल्टा है स्टूडेंट। अगर आपको नहीं ध्यान में रहता है तो कम से कम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ध्यान में रखोगे तो डिकम्पोजिशन अपने आप ध्यान में आ जाएगी। इसी का उल्टा क्या है देखो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ मैंने शुगर लिखा है, ये सुक्रोज है, जो टेबल शुगर हम खाते हैं ना, ये प्लांट्स में ऐसे स्टोर होती है, डायरेक्टली स्टोर होती है। तो C12H22O11 इज द शुगर। इट गिव्स 2 प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हो रहा है यहाँ? सिंगल रिएक्टेंट का 2 प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना, कन्वर्शन हो रहा है, या 2 प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। कौन सा है? एक कार्बन मिल रहा है, एक H2। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 से 1 मिल रहा था और यहाँ 1 से 2 प्रोडक्ट, 2 या 3 भी मिल सकते हैं। ये सेम इसी का उल्टा हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है शुगर का, और ये शुगर 2 चीजों में, 2 रूप में बदल रही है। एक तो कार्बन फॉर्म में मिल रहा है हमको और H2O में मिल रहा है। क्लियर? इसका डिकम्पोजिशन हो चुका है। तो इसका रिएक्शन, इसका क्या बोलेंगे हम? डेफिनेशन कैसे बनता है? द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली 1 रिएक्टेंट गिव राइज टू 2 प्रोडक्ट, 2 और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, आप इसको नहीं ध्यान में रहता है तो डिकम्पोजिशन मीन्स इसका कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ऐसे समझ के आप ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है? जगह कहीं ना कहीं बदल रही होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है? जो लेस रिएक्टिव होता है उसकी जगह हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स ले लेता है। ठीक है, कैसे? देखिए मैंने लिखा है CuSO4 कॉपर सल्फेट है ये,
और जिंक के साथ इसका मैंने रिएक्शन किया है, CuSO4 और जिंक के साथ मैंने इनका रिएक्शन किया है। अब आगे क्या मिलने वाला है, जिंक सल्फेट मिल रहा है मुझे और कॉपर मिल रहा है। क्लियर। अब ये जिंक सल्फेट देखो क्या है, इस कॉपर की जगह, थोड़ा पेन, इस कॉपर की जगह किसने ले ली, यहाँ पर जिंक ने ले ली। ये जिंक है तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, है ना, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, जिंक है। इसीलिए इस कॉपर की जगह किसने ले ली, जिंक ने ले ली। इसलिए कॉपर सल्फेट का क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। अब बचा हुआ जो कॉपर था, है ना, ये बेचारा टूट गया सल्फेट से, ये कॉपर क्या होगा, सेपरेट निकल जाएगा। ये निकल गया बेचारा अलग से, है सिंपल। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जगह चेंज हो रही है ना, डिस्प्लेस हो रहा है, जगह चेंज हो रही है, कॉपर की जगह ले ली जिंक ने, तो इसी का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। वेरी सिंपल। इसके 2-3 एग्जाम्पल है, मैं फिर से क्लियर करती हूँ आपको, बट अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल और इनके नाम के साथ वैसे पढ़ लेते हैं। फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, देखिए K2Cr2O7 एक रिएक्शन, ये आपकी बुक में दिया नहीं है, ये मैंने लिख के रखा है, आप लिख सकते हैं। K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम क्रोमेट, राइट। देन BaSO4 बैरियम सल्फेट गिव्स क्या दे रहा है, तो बैरियम क्रोमेट दे रहा है और पोटेशियम सल्फेट दे रहा है। क्लियर। मैंने पढ़ के बताया, लिख के नहीं रखा है यहाँ, आप लिख लेंगे, मैंने जैसा बोला है आप लिख सकते हैं। बैरियम क्रोमेट दे रहा है, ये बैरियम क्रोमेट का जो प्रेसिपिटेट बनता है, यहाँ इस रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, कोई चीज वाटर में डिजोल्व नहीं होती, कोई कुछ पाउडर ऐसे होते हैं कि वाटर में डिजोल्व नहीं होती। अब ये पाउडर जब डिजोल्व नहीं होते हैं तो इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, आपने वो जो दूध में अगर नींबू निचोड़ दिया है, फिर उसको छान लेते हैं आप, तो पानी नीचे गिर जाता है, ऊपर में जो छन्नी में जो बच जाएगा उसे हम प्रेसिपिटेट कह सकते हैं। इसी तरीके का कुछ ये होता है। क्लियर। पाउडर जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता, उसका पूरा एक सेमी सॉलिड जैसा कुछ बन जाता है, वो ऊपर ही रह जाता है, तो उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये बैरियम क्रोमेट का यहाँ हमें प्रेसिपिटेट मिलेगा, और जिस भी रिएक्शन में हमें प्रेसिपिटेट मिलता है उस रिएक्शन को हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। ये चीज को आप ध्यान में रखेंगे, इसके रिएक्शन को आप लिख के रखेंगे। स्टूडेंट ये केवल मैंने 7 मिनट में एक्सप्लेन किया है, अब थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं क्लियर की, वो पहले कर देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ आयंस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर more reactive elements in the compound is called as the displacement reaction। और जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसकी डेफिनेशन है द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज, आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं एंड टू फॉर्म प्रेसिपिटेट इन द प्रोडक्ट। प्रेसिपिटेट में क्या बनता है, प्रोडक्ट में क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, और इस रिएक्शन को वी विल कॉल इट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम 1 बाय 1 इस जगह पे मैं इसे एज इट इज रख रही हूँ, और यहाँ हम 1 बाय 1 एक जो है रिएक्शन जो है पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। When 2 or more reactant combine to form single product is called combination reaction। आपकी बुक में 3 इक्वेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट इज आई हैव रिटन हियर NH3 प्लस HCl NH4Cl। ठीक है, इसे एक्सप्लेन कराती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन दिस 2 इक्वेशंस। ओके, सो क्या होता है NH3, हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में हमें HCl डालना है, HCl डालकर उसे हीट करना है। एक रॉड लेना है, उस रॉड को अमोनिया में डिप करना है, और उसे जो HCl भरा जो टेस्ट ट्यूब है हमारा, उसे जो हम हीट कर रहे हैं उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर उस रॉड को ऐसे पकड़े रहना है। क्लियर, जैसे इस तरीके से पकड़ना होगा टेस्ट ट्यूब के ऊपर में। अब क्या होगा, तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगी, उसे हम हीट दे रहे हैं तो वहां से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगी। अमोनिया में डिप करके वो जो रॉड रखा है यहाँ से अमोनिया की गैस निकलेगी। ये दोनों गैस के रिएक्शन से NH4Cl अमोनियम क्लोराइड हमें मिलेगा। पहले ये गैसियस फॉर्म में होगा, पर मतलब ऐसा ट्रांसपेरेंट जैसे होगा, गैसियस ही फॉर्म होगा, बट क्या होता है इसका कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन होने की वजह से इसका हमें व्हाइट कलर की जो स्मोक जैसा हमें नजर आएगा।
क्लियर हुआ स्टूडेंट? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर Mg+O2। अब मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप ले लो। मैग्नीशियम की स्ट्रिप आपके लैब में देखने के लिए मिलेगी आपको। उसे कुछ नहीं है, जलाना है बस। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहीं और से नहीं डाल रहे, एयर में प्रेजेंट ही होता है, बस उसे जलाना है। तो व्हेन वी बर्न द मैग्नीशियम स्ट्रिप और व्हेन वी बर्न एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स विदाउट ऑक्सीजन तो कोई चीज जलती नहीं है, तो एयर में से ऑक्सीजन से मिल जाएगा, ये जलेगी। ठीक है, अब जलते ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो वो जो आपको जो जली हुई जो स्ट्रिप जैसे नजर आएगी वो रहेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर? यहाँ पर भी कंबाइन हो गया ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इससे बन रहा है MgO सिंगल प्रोडक्ट, दैट मीन्स दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और दिया है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के प्रेजेंस में वाटर के से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एक बीकर में या इसमें हाफ वाटर ले लो, उसमें हम स्लैक लाइन जिसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं उसे डाल दो, और आपको प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, प्लस हीट। ये प्रोसेस के दौरान आपको चूना वाला एग्जांपल मैं देती हूँ। पहले के टाइम में ना घरों को चूना लगाया जाता था, तो वो चूने को जैसे ही हम बकेट में डालते थे, ठंडे पानी के बकेट में डालते थे, लेकिन वो बकेट जो है एकदम गर्म हो जाती थी, एकदम ऐसा हीट निकलती थी उसमें। तो उसी तरीके की ये रिएक्शन हो जाएगी। उसे हमने कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालेंगे तो अपने आप वो टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाएगा, मतलब हीट बाहर निकलेगी। तो हीट को हम बाहर से इस तरीके से लिखते हैं, हमने इसके पहले रूल्स में पढ़ा था। ठीक है, हीट बाहर निकलेगी। तो ये भी रिएक्शन, ये हीट निकल रही है, इसमें मतलब दो प्रोडक्ट नहीं, सिंगल ही प्रोडक्ट है, CaOH2, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, दो के कॉम्बिनेशन से सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट? और इसे हम एक्सोथर्मिक भी कहते हैं, क्योंकि हीट अगर बाहर निकलती है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट, दिस इज आवर सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हमने यहाँ पढ़ लिया था C12H22 और 11, मतलब शुगर का डिकम्पोजिशन होकर कार्बन और H2O मिलता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम इसे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ इसको जला रहे थे। क्लियर? ये मैंने नहीं शायद बताया आपको, इसे हम जला रहे थे, हीट दे रहे थे, और हीट देने से ही ये दो चीजों में बदल रहा था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, CaCO3 क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम जलाएंगे, हीट देंगे। देखो हीट का साइन लिखा है, हीट देंगे तो ये बदल जाएगा CaO+CO2 में। अब किस तरीके से एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके बुक में दिया है, इस तरीके से कुछ एक टेस्ट ट्यूब लिया है हमने, इसे हम यहाँ हीट देंगे, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिया है हमने। ठीक है, CaCO3 लिया है। अब यहाँ जब हम जलाएंगे तो इसमें से गैस निकलेगी, वो गैस का डायरेक्ट कनेक्शन हमने सेकेंड टेस्ट ट्यूब में लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने डाला है लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर CaOH2 का जो पानी है वो लिया है हमने। ठीक है, अब क्या होगा, लाइम वाटर जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब जैसे ही हमने इसमें इसे हीट दी तो यहाँ से गैस निकलेगी, वो गैस इसके अंदर जाएगी, मतलब क्या होगा, तो लाइम वाटर विल टर्न्स इनटू मिल्की, ये मिल्की हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। और अगर ये दूधिया कलर का हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो गैस निकल रही है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा यहाँ चलते, ये देखो हमारे रिएक्शन में यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है, इसी का मतलब हमने लाइम वाटर जब मिल्की हो रहा था इसे पहचान लिया कि यहाँ पर CO2 गैस निकल रही है। अब क्या होगा, ये सब तो जल जाएगा। अब यहाँ लास्ट में जलने के बाद जो कुछ रिमेन रहेगा उसे हम कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? वो जो बचा हुआ है उसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे। मतलब एक रिएक्शन से एक ही चीज ली थी हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे हमें दो चीजें मिली, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और जो रिमेनिंग बचा था वो था कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हो गई हमारी इसकी एक रिएक्शन। अब दूसरा पढ़ते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखो, H2O2 ये अपने आप क्या होता है, डिकम्पोजिशन इसका हो जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपने आप डिकम्पोजिशन होता है। पर अगर हम इसको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये रिएक्शन जल्दी होगी।
और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में ही इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा और ये वाटर और ऑक्सीजन में अपने आप बदल जाएगा। ऑक्सीजन गैस है, इस तरह से एरो का साइन दिया है, ऊपर के डायरेक्शन में हमने शो किया है। ये आपके हो गए दो रिएक्शन जो इसमें रिलेटेड है। इसका एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में दिया है और जो मैंने ओरली आपको करके दिया है। अब थोड़ा थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं। दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, है ना, is taken by another more reactive elements by formation of its own ion। अब इसमें क्या होता है कि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स है कंपाउंड में का वो उसकी जगह कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट ले लेता है। वो तो मैंने यहाँ क्लियर किया था। वैसे कॉपर की जगह जिंक ले लेगा क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव होता है और ये खुद के आयन्स बनाता है। यहाँ लिखा है बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन। इसका मीनिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, आयन्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसके ऊपर एक चार्ज लग जाता है पॉजिटिव। कोई देता है तो पॉजिटिव लगता है, कोई लेता है तो नेगेटिव चार्ज लगता है। तो ये क्या करते हैं, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा देकर अपने खुद के आयन्स बना लेते हैं। ठीक है, अगर नहीं ध्यान में रहता है तो आप इसको थोड़ा ध्यान इतना पढ़ के याद रख लो। मैंने तो वैसे समझा दिया आपको कि जिंक जो करेगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा देकर अपने आयन्स बना लेगा। ठीक है, तो इसे आयन्स फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ दिया नहीं है बट आपके बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कॉपर की जगह जिंक ले लेगा क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव है। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, CuSO4 प्लस Fe गिव्स FeSO4 प्लस Cu। तो क्या होगा, Fe कॉपर से Fe जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो कॉपर की जगह कौन ले लेगा, Fe ले लेगा, इसलिए एक फेरस सल्फेट बच जाएगा, कॉपर सेपरेट निकलेगा। अब कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है ये देखने के लिए आप पेज नंबर मैं आपको क्लियर करती हूँ 97 देख सकते हैं, आपकी बुक में दिया है ये चार्ट। इस चार्ट में बहुत अच्छे से दिया है स्टूडेंट, आप देख सकते हो। जिसके पास ये बुक नहीं होगी वो यहाँ से देख लेगा और यहाँ पर दिया है कि कौन कितना रिएक्टिव है। इसकी थोड़ी स्टडी करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। सॉरी स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट का बहुत कुछ दिया नहीं है, जो डेफिनेशन है बस उसी को पढ़ना है। एक बार मैं पढ़ के आपको क्लियर कर देती हूँ ताकि जिनके पास बुक नहीं है वो जल्दी समझ जाए। द रिएक्शन इन विच द आयन्स इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज, आयन्स एक्सचेंज होते हैं टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो बेरियम क्रोमेट है इसको ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, बहुत टीचर्स येलो कलर का बताते हैं, तो कोई ऑफ वाइट कलर जैसा बताते हैं। ठीक है, मिल्की कलर बताते हैं। तो आप इसको मिल्की, आपके बुक में अगर मिल्की वाइट लिखा है तो आप वैसा लिखेंगे, मैंने तो आपको येलो कलर का बताया था। ठीक है, अपना अपना नजरिया है। और ये जो है Cr, मैंने लास्ट टाइम इसमें 2 लिखा था वो गलत है, 2 को कट कर देंगे, K2Cr O7 ये करेक्ट फॉर्मूला था पोटेशियम क्रोमेट का। तो ये हो गए हमारे 4 टाइप्स। अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इन सम रिएक्शंस हीट इज गिवन आउट और टेकन इन। ठीक है, हीट हम बाहर भी डालते हैं या निकालते भी है, एब्जॉर्ब भी होती है और गिवन अवे भी होता है। ठीक है, तो हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब। अगर हीट को बाहर से हमने एब्जॉर्ब किया है, हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब, अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं और जिसमें क्या हो रहा है, हम बाहर से हीट दे रहे हैं, मतलब यहाँ से भी अगर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है तो नीचे से अगर हीट दे रहे हैं तो ये बाहर से ही हीट देना हुआ, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब क्या हो रहा है, हीट को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और एक्सो मतलब क्या कर रहे हैं, तो हीट को बाहर फेंक रहे हैं। कुछ कुछ रिएक्शन में हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, इनका जब रिएक्शन हो रहा था तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था और साथ में वो मैंने बताया था कि वो जो टेस्ट ट्यूब है या जो भी है वो गर्म हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, वो हीट बाहर निकल रही है। तो जब हीट बाहर निकलती है तो हीट इज गिवन अवे, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इट इज हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्सॉर्ब एंड हीट इज गिवन अवे। दिस इज एंडोथर्मिक, थर्मिक मतलब हीट हम ध्यान में रखेंगे, और यहाँ एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर निकलना, एग्जिट होना, और थर्म मतलब हीट, तो हीट का बाहर निकलना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ मैंने एग्जांपल देके रखा है रिएक्शन का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट
प्लस हीट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट देते हैं तो इट गिव्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन इसके पहले हमने स्टडी कर ली है। अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन लिखो, तो इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी होगी, ये आपको रिएक्शन लिखनी होगी और इससे फिर डिस्क्राइब करना होगा अपनी भाषा में, है ना। जैसे मैंने अभी हिंदी में बताया आपको, कैल्शियम कार्बोनेट इज व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट गिव राइज टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से आपको उसे वर्ड्स में लिखना होगा। और वैसे ही यहाँ पर भी तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो आपको पता चलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने वाला है और हीट जो है अपने आप बाहर निकलती हुई नजर आएगी। वो टेस्ट ट्यूब जो भी है वो गर्म हुआ नजर आएगा, इसका मतलब हीट बाहर निकल रही है, बिना हीट दिए ही वो अपने आप हीट निकलती है। तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। अब ये हो गया। अब एक क्वेश्चन दिया आपकी बुक में, व्हाइल प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, वही एक्सोथर्मिक के नीचे दिया है, व्हाइल प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म में, और डाइल्यूट मतलब उसमें हमने थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है। तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का हमें डाइल्यूट फॉर्म में बदलना है। द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड स्लोली। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे ऐड किया जाता है, किसमें? वाटर में, टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टरिंग, और उसे कॉन्स्टेंट स्टर करना पड़ता है। अब वो जो है क्यों करना पड़ता है, ऐसा क्यों, क्या क्या कह रहे हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, एक बीकर में मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया है, ठीक है, वाटर में ऐड कर रही हूँ। जैसे मैंने एक ड्रॉप वाटर ऐड किया वो इवेपोरेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा अगर डाल देती हूँ मैं, तो थोड़ा अगर 2-4 बूंदे एक साथ डाल दी तो भी वो इवेपोरेट हो रही। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा और ज़्यादा डाल दूँ, मैंने और थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया, तो क्या होगा, एकदम से हीट बाहर निकलेगी और इससे क्या हो सकता है, हमें हार्म हो सकता है ना। हम वहाँ खड़े रहेंगे, हो सकता है वो जो हीट निकल रही है हमारे चेहरे पे आ जाए, हमारे हाथ पे आ जाए, जल सकता है, बर्न हो सकता है। तो इस मिक्सचर को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर में हम वाटर लेंगे, ठीक है, और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ड्रॉप ड्रॉप करके डालते जाएंगे। ड्रॉप ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा वाटर निकलते जाएगा, इवेपोरेट होगा, थोड़ी सी हीट निकलेगी। ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपने आप इसमें मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा वाटर इवेपोरेट होते जाएगा, पूरा तो नहीं होगा एकदम से, थोड़ा थोड़ा इवेपोरेट होते जाएगा, पर कुछ जो बचेगा उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का डाइल्यूट मिक्सचर बना लेंगे। क्लियर, डाइल्यूट सॉल्यूशन हम बना लेंगे। तो ये इस तरीके से अगर हम करते हैं तो हीट भी थोड़ी बाहर निकलेगी और इस मेथड से कोई भी दुर्घटना हमारे साथ नहीं होगी। तो ये एक हो गया। इसके बाद आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 39 पे, टू कैरी आउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक 2 रिएक्शंस दी है या 2 प्रोसेस बोली है और उस प्रोसेस को करके देखना है और पहचानना है कि कौन सी एंडोथर्मिक है और कौन सी एक्सोथर्मिक है। तो इन्होंने बोला है कि पोटेशियम नाइट्रेट को 2 बॉटल्स लो, उसमें पानी भर लो, उसका टेम्परेचर ले लो, पोटेशियम नाइट्रेट को एक इसमें डालो और दूसरे इसमें बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालो, 5 ग्राम का उन्होंने बताया हमको, ठीक है। 2 बॉटल्स लेना है, एक इसमें पोटेशियम नाइट्रेट डालना है, दूसरे इसमें हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। अब ये डालने के बाद आपको चेक करना है, इन द फर्स्ट वाटर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टुक प्लेस। पहली बॉटल में पोटेशियम नाइट्रेट मिक्स हो जाएगा और दूसरी बॉटल में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसोल्यूशन नजर आएगा। अब आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 की जब प्रोसेस होगी, डिसोल्यूशन होगा वाटर के साथ, हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज ऑब्जॉर्ब, बाहर से हीट ली जाएगी, क्लियर, बाहर से हीट ली जाएगी एंड देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, KNO3 को जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो इस सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर जो होगा ये कम होगा, इसीलिए ये क्या कर रहा है, बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और दूसरा जो आपको दिख रहा है, जो हमने दूसरी बॉटल में दिया था, वो क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस इन विच द हीट इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक व्हेन द सॉलिड NaOH इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जब हमने सॉलिड NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया था, हीट इज गिवन आउट, हीट जो है बाहर निकल रही थी। इसका मतलब क्या था, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था एंड द प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन आउट आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम बोल सकते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपको
CaCO3 ये जो है ये मैंने पहले क्लियर किया था, ये भी आपको क्लियर किया है। अब हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, पर ये आपको नेक्स्ट वीडियो में आएगा स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आपको अगर ये टॉपिक क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके सेव ज़रूर कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम ये वीडियो मेरा सामने शो भी ना हो तो भी आप उसे जल्दी से ढूंढ पाए। थैंक यू, गुड बाय।